तो लास्ट टाइम बच्चों हमने गुरुत्वाकर्षण पाठ शुरू किया था और हमने गुरुत्वाकर्षण और उसके सार्वत्रिक नियम की बात की थी। तो आज बच्चों हमारा जो नया टॉपिक शुरू हम कर रहे हैं वो है आगे मुक्त पतन। तो मुक्त पतन क्या होता है बच्चों? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो वह घटना मुक्त पतन कहलाती है। तो मैं इसको आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। मान लो हम दो बॉल लेते हैं, एक हमारी जो बॉल है वो भारी है और दूसरी बॉल जो हमने गेंद ली है, बॉल ली है, वो हल्की है। एक हल्की है और एक कैसी है? भारी है। अगर हम इन्हें नीचे गिराते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों एक साथ ही नीचे गिरती हैं। तो मुक्त पतन का मतलब होता है मुक्त अवस्था में जब कोई दूसरा बल ना लग रहा हो कि किसी भी गिरती हुई वस्तु पर, तो वो किस वजह से नीचे गिर रही है? क्योंकि नीचे पृथ्वी है और पृथ्वी, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि पृथ्वी हर चीज को गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी तरफ खींचती है और जब वो उसको अपनी तरफ खींचेंगी तो दोनों वस्तुएं नीचे गिरेंगी और इसी को बोलते हैं मुक्त पतन। मुक्त का मतलब फ्री फॉल, मतलब फ्रीली कोई चीज ऊपर से जब नीचे गिरती है और उस पर कोई दूसरा बल कार्य ना कर रहा हो, सिर्फ एक ही बल कार्य कर रहा हो और वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का, तब हम कहते हैं कि ये वस्तु मुक्त पतन में गिर रही है। तो क्या है मुक्त पतन? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव का मतलब गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिर रही है, नीचे गिर रही है, तो वह घटना मुक्त पतन कहलाती है। तो अब बच्चों कई बार ऐसे हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आप कह रहे हैं कि इकट्ठी ही दोनों वस्तुएं नीचे गिरेंगी, लेकिन अगर हम मान लो हम एक कागज ले लेते हैं बड़ा सा, दूसरा हम इसी कागज की मरोड़कर दूसरे इसी तरह के कागज की हम गेंद बना लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों इकट्ठी ही, ये जमीन है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों ऊपर से अगर हम नीचे गिराएंगे तो इकट्ठी गिरेंगी? नहीं। तो यहाँ पे क्या कारण है कि ये दोनों एक साथ नीचे नहीं गिर रही हैं? इसका कारण यह है कि बच्चे यहाँ पे वायु भी होती है हमारे चारों तरफ, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे वायु होती है और वायु क्या करती है? घर्षण उत्पन्न करती है। और जैसे हम जानते हैं कि जो कागज की शीट है इसका क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। इसका क्या है बच्चों? क्षेत्रफल कैसा है इसका? अधिक, ज्यादा फैली हुई है कागज की जो शीट है। और जो ये गेंद हमने इसकी बना दी है इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों? इसका क्षेत्रफल कम है। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उस पर जो घर्षण बल है वो भी ज्यादा लगेगा हवा का, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पर घर्षण बल कम लगेगा। तो क्या होगा बच्चों? जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस दोनों कागज को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वायु का घर्षण बल उसको रोकेगा नीचे जाने से, जिसकी वजह से जो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और ये पहले गेंद नीचे आएगी जो कागज की हमने बनाई है और शीट बाद में नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या था? घर्षण था वायु का, जिस वजह से इसके नीचे आने की जो स्पीड है वो कम हो गई और ये बाद में नीचे आएगा। तो आप समझ सकते होंगे कि जब भी कोई हल्की चीज होती है और उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो क्या होता है? वो एक साथ इकट्ठी नीचे नहीं आती। लेकिन अगर हम इसी कार्य को अगर हम वैक्यूम में करते हैं, निर्वात में करते हैं, निर्वात का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर वायु भी ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे आने पर कौन असर डाल रहा था? वायु असर डाल रही थी। तो अगर हम वायु को हटा दें, हम कोई एक ऐसा माध्यम तैयार कर लें, कोई ऐसा बॉक्स तैयार कर लें जहां पर वायु भी नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में क्या होगा? अगर हम यही कागज की शीट और यही गेंद गिराएंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे वायु नहीं होगी, तो ये जो है ये फैक्टर काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों कागज की शीट और जो ये कागज की बॉल बनाई थी ये दोनों एक साथ नीचे गिरेंगी। तो निर्वात होता है। तो चाहे हम कोई भी भारी वस्तु लें और चाहे कोई हल्की वस्तु लें, वो मुक्त पतन के साथ जब नीचे गिरती हैं तो वो एक साथ ही नीचे गिरती हैं। तो मैं यहाँ पे एक वीडियो क्लिप भी आपको साथ में दिखा रही हूँ, उससे आप अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कि निर्वात नहीं होता तो हो सकता है कि जो ज्यादा क्षेत्रफल की चीज है वो थोड़ा सा देर में नीचे आए और जो कम क्षेत्रफल की चीज है वो जल्दी नीचे आए। असल में गुरुत्वाकर्षण बल तो सब पे समान कार्य कर रहा है, लेकिन वहां पर घर्षण भी कार्य कर रहा है वायु का। लेकिन अगर निर्वात होता है तो ऐसा कोई कारक नहीं होता कि जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को काटे और तब वस्तुएं समान रूप से नीचे गिरती हैं। तो बच्चों आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि एक पंख और एक बॉल, एक हल्का और एक भारी वस्तु है, पर निर्वात होने की वजह से दोनों एक साथ नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई घर्षण जो है वायु का कार्य नहीं कर रहा है, केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिर रहे हैं, तो एक साथ ही नीचे टकरा रहे हैं। अब दूसरा केस देखिए, इसमें हमने निर्वात नहीं लिया है तो वायु जो है वो पंख को नीचे नहीं आने दे रही और बॉल पहले नीचे गिर गई और पंख देर में आ रहे हैं क्योंकि इन पर वायु का घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। तो मुक्त पतन के बाद अब हम आ जाते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की गणना। तो गुरुत्वीय त्वरण बेटे इसको छोटे से जी से दर्शाया जाता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था गुरुत्वीय नियतांक, उसको हम
कैपिटल जी से लिखते थे, कैपिटल जी से, लेकिन यहाँ पे मैं गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रही हूँ जिसको छोटे से जी से दर्शाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, जो स्मॉल जी है वो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है, और जो बड़े वाला जी होता है वो अनुपात, जो गुरुत्वीय नियतांक होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक, उसको दर्शाता है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे? जो स्मॉल जी है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है। क्या होता है बच्चों, जैसे आपको बताया कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है और पृथ्वी इसे अपनी तरफ खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींच रही है तो इसलिए वो वस्तु त्वरित हो जाती है। मतलब उसका प्रति इकाई समय में उसके जो वेग में परिवर्तन आता रहता है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और इसको हम जी से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? जी से दर्शाते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बच्चों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं आप ये समझ लीजिए। हमें पता है कि हमने पहले लेसन में किया हुआ है, गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग F बराबर होता है ma। ए यहाँ पे त्वरण होता है, m वस्तु का द्रव्यमान होता है, और जो बल उस पर लग रहा है उसको बोलते हैं F। अब बच्चों यहाँ पर हम त्वरण को ए की जगह पे जी से दर्शाएंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से शो कर रहे हैं एम जी। उसके बाद एफ कल हमने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अकॉर्डिंग, एफ बराबर होता है जी गुणा एम ई बटा डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे m और m दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, जैसे मैं ये चित्र में दिखा रही हूँ। मान लो कि ये पृथ्वी है, इसका जो द्रव्यमान है वो m e है। e का मतलब अर्थ होता है इंग्लिश में, अर्थ का मतलब पृथ्वी हमारी, तो m e जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है। और यहाँ पर एक मान लो कि मनुष्य ही खड़ा है जिसका द्रव्यमान है स्मॉल m छोटा m। तो इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वीय जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो F हो जाएगा। और F बराबर G गुणा में m, ये उस मनुष्य का द्रव्यमान है जो यहाँ पे खड़ा है, और m e किसका द्रव्यमान है? पृथ्वी का, और बटा में है d स्क्वायर। d आपको बताया था दूरी, तो सेंटर से दूरी ली जा रही है पृथ्वी के सेंटर से, तो उसको हम d से दर्शाते हैं, तो d का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं, दोनों बल को एक बराबर मान लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा F बराबर ma यानी mg, और यहाँ पे हमने पढ़ा F बराबर g me बटा d का स्क्वायर। इनको हम आपस में बराबर पुट कर दें दूसरी और तीसरी इक्वेशन को, जैसे आप मैथ में भी करते हैं कई बार। तो क्या होगा, mg किसके बराबर हो जाएगा? g me बटा d का स्क्वायर। यहाँ पे m से हमने m को काट दिया तो g बचेगा g me बटा d का स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र आ जाता है, जो कि हमारा सूत्र किसका है? गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है ये हमारा। और यहाँ से बच्चों d की वैल्यू क्या है? d यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होता है, जो ये दूरी होती है जो हमें चित्र में दर्शाई है। क्योंकि अगर हमने इसको अर्थ मानना है तो ये अर्थ की रेडियस है, रेडियस का मतलब त्रिज्या है ये अर्थ की, और जो अर्थ की त्रिज्या होती है r e का मतलब r मैंने रेडियस मैंने त्रिज्या, e का मतलब अर्थ की जो हमारी त्रिज्या है वो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। ये हमने यहाँ पर लेनी है। तो हम यहाँ पर सारी g बराबर g me बटा d स्क्वायर में सारी वैल्यू पुट करेंगे। g कल मैंने आपको बताया ही था 6.67 इंटू 10⁻11, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। me यहाँ पे द्रव्यमान आ जाएगा अर्थ का, धरती का, और बटा में है d स्क्वायर। d मैंने आपको बताया 6.4 इंटू 10⁶। ये सारी हम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी है। g का मान रख दिया है हमने यहाँ पर, जो धरती का द्रव्यमान है वो डाल दिया है, और उसकी जो त्रिज्या है वो भी यहाँ पे हमने लिख दी है। फिर हमने क्या करना है, इसको सारे को कैलकुलेट कर लेना है। और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर हमने पहले लिया था, जो इसका मात्रक था जी का, और फिर बाद में हमने इस मात्रक को बदल दिया है। न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लगा देंगे हम। और इस सारे को काटने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रखनी है। कई बार वैल्यू पेपर में भी पूछी जाती है, और हमें न्यूमेरिकल्स में भी इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो अधिकतर हम इस वैल्यू को लगभग 10 मान लेते हैं। तो ये परिभाषा मैंने आपको पहले से ही बता दी है। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में, गति वाले पार्ट में समीकरण किए थे, v बराबर u प्लस at किया था हम। a वहां पर था द्रव त्वरण, पर जब हम गुरुत्वीय त्वरण लगाएंगे तो a की जगह g आ जाएगा, तो u प्लस माइनस gt। ऐसे ही s बराबर है ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gs। तो सब जगह पे हमने a की जगह पे क्या लगा देना है? g लगा देना है, जो गुरुत्वीय त्वरण है। तो आगे जो न्यूमेरिकल है उनमें हमने ये फॉर्मूले लगाने हैं इस पार्ट में। तो बच्चों, जो मैंने आज काम करवाया है, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे।
और अगर वो आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे फिर से बटन को मत दबाना। अगर वो ब्लैक कलर में है तो वो पहले से ही सब्सक्राइब है, अगर रेड कलर से है तभी उसको दबा के आप सब्सक्राइब करना। थैंक यू।